Students, in this lecture we are studying unit number 4 of your paper number 1, that is P block elements. Okay. Now in this P block element you have to study the comparative study of group number 13 to A17, then diagonal relationship between boron and silicon, then hydride, oxides of phosphorus, oxyacids of phosphorus, peroxy acids of sulfur, and last one is hydrides of boron. Okay, so in this unit only the P block elements are included. Okay, as you know, P block is started from the element boron. Okay, to the neon, that is large shell electron. So these are the P block elements. So first of all, what is P block element? So the element in which last electron of the element enters into P subshell. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो P सबशेल में एंटर करता है, दैट इज नोन टू बी अ P block elements. Elements belong to group number 13 to group number 18 are P block elements. अब जो ग्रुप नंबर 13 से, दैट मीन्स बोरॉन से जो स्टार्टिंग होती है, टू ग्रुप नंबर 18, ये क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है. सो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंजेस मिलते हैं और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. सबसे पहले तो उसका सभी का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वो पी सबशेल में ऐड होता है. सो दैट हमने सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में इंक्लूड हुआ है, उसको हम कलेक्टिवली पी ब्लॉक में रखे हैं. ओके. नाउ द वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियड. अभी यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? जैसे ही हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 3 to 8. क्योंकि अगर 13 है, फर्स्ट शेल 13 है, तो लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. और जो लास्ट है 18 नंबर की जो शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो क्या होता है? उसकी वैलेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है. तो कुछ वैलेंसीज हमें टेबल में दी गई है यहाँ पर, जैसे बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 5 दी हुई है, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 5. तो अगर 5 है तो उसकी वैलेंसी होगी 3 and 5. अगर 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में तो वैलेंसी होगी 3. सो इस तरीके से इनकी क्या दी हुई है? वैलेंसी दी हुई है. जैसे फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है एलिमेंट है ये, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 होगी. ओके. सो ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस पर. नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रुप नंबर 13 to 17. अब 13 to 17 में कंपैरेटिव स्टडी करना है. जैसे कि अगर हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, जैसा एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई. अब एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई क्या है? एटॉमिक रेडाई इज अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड in a molecule.
अभी ये जो होता है एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिफरेंस हम मेज़र करते हैं, उसमें से अगर हम हाफ कर दे तो मतलब न्यूक्लियाई से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडाई। लाइकवाइज आयोनिक रेडियस भी उसी तरीके से होती है, बट आयोनिक रेडियस में उसकी जो डेफिनेशन होती है कुछ अलग तरीके से दी हुई है। देखिए, आयोनिक रेडियस में बी डिफाइन एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ आयन, आयन जो है उसके न्यूक्लियाई से जो न्यूक्लियस है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, वहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम आयोनिक रेडियस कहेंगे। ओके, अब पीरियड में क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होती है, वो हमको देखना है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जनरली उनका जो रेशियो होता है वो सिमिलर ही होता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इन अ ग्रुप डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है। ओके, उसके बाद में ग्रुप में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें और उसका ग्रुप देखें तो यहाँ पर शेल जो हो रही है, मोर शेल ऐड हो रही है, उसके वजह से जो इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी बढ़ेगा। दैट्स वाई जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो रेडाई होती है एटॉमिक और आयोनिक रेडाई वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन विच इज़ बिगर देन द पेरेंट एटम। अब देखिए कैटायन की रेडियस कैसी होती है, स्मॉलर होती है, और एनायन की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, बिगर होती है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के वजह से जो न्यूक्लियस पे का चार्ज है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। लेकिन जब एनायन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड होता है, लेकिन न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। एंड दैट्स वाई रेडियस जो है कैटायन की वो स्मॉलर होती है देन दी एनायन। वो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर राइट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयंस। जब हमको कैटायन फॉर्म करना होता है तो कैटायन जब हम फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, वन और मोर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमको तो क्या किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर रिमूविंग द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड्स में कैसी होती जाती है। ओके, सो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उसमें हमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है।
then number of main energy levels remains same while the atomic size is decreases. एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन एनर्जी लेवल्स कैसी होती है, सेम होती है. एंड दोनों भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए. एंड लाइकवाइज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस. अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में देखते हैं. ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने के वक्त में क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है. ओके. अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे इसका क्या असर पड़ता है. अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम. अगर मान लो एनर्जी रिलीज होती है, कब एनर्जी रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इन अ पीरियड क्या होती है और इन अ ग्रुप कैसी होती है वो हमें देखना है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इन ए पीरियड इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर अट्रैक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ओके. एंड दैट्स वाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है, मूविंग फ्रॉम अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम. ओके. टॉप टू बॉटम क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है. तो इस तरीके से ये फैक्टर आपको इफेक्ट करता है, दैट मीन्स इन पीरियोडिक टेबल में. अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं. अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल टूवर्ड्स इटसेल्फ. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो खुद के तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स इट इज इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज जो होती है वो वैरी होती है, लेकिन इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ period due to the progressive decrease in atomic size and increase in effective nuclear charge. but in a group क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये क्या होती है, डिक्रीज होती है. इस तरीके से ये फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो अफेक्ट करता है. और पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है वो फ्लोरीन होता है. वैसे भी वो सारे पीरियोडिक टेबल में भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है. देन रेडॉक्स प्रॉपर्टीज. अब रेडॉक्स प्रॉपर्टीज जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है जो पी ब्लॉक शो करता है. ओके. रेडॉक्स प्रॉपर्टी विच इज करस्पॉन्डिंग टू द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसी. ओके. रेडॉक्स प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट टू राइट जो होती है इन अ पीरियड वो रिड्यूस होती है, दैट मीन्स डिक्रीज होती है. एंड अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. लाइकवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. तो ग्रुप नंबर 13 जो है दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड उसका जो ऑक्सीडेशन
स्टेट होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड +3 होता है। देन जनरली उसका +3 ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। देन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल एज यू गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। Then the oxidation state can be explained if the s electron in the outermost shell remain paired. Okay, the electron pair which does not involve in bonding called as inert pair, and the effect is called as inert pair effect. Okay, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 जो आपको ध्यान में रखना। आपको यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके साथ साथ और भी कुछ एस्टेटाइन, बिस्मथ वगैरह, इसके सबके ग्रुप नंबर 16 में कुछ है, ऑक्सीजन से स्टार्टिंग है जिसकी ग्रुप नंबर 17 के दिए हुए है। तो ये सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ध्यान में रखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन।